नमस्कार दोस्तों, सुतार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा आपके लिए वो रहेगा 1919 का अधिनियम। यानी इस अधिनियम के बारे में सबसे पहले हम टॉपिक वाइज बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1919 का अधिनियम। तो इस अधिनियम का जो हमारा पहला टॉपिक है वह मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, यानी मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड दोनों व्यक्ति कौन थे और इस अधिनियम की जो रूपरेखा तैयार की थी वो कब की गई थी, और उसके बाद इस अधिनियम की विशेषताएं, और विशेषताओं के बाद हम बात करेंगे इसकी आलोचना क्यों गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। यानी मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड दोनों व्यक्ति कौन थे। यानी मोंटेग्यू उस समय भारत सचिव था, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड था उस समय वायसराय। तो इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा 20 अगस्त 1917 को इस प्रकार का प्रस्ताव रखा गया कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत में क्या की जाएगी, उत्तरदायी सरकार की स्थापना। भारत में क्या की जाएगी, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। इस सरकार के माध्यम से क्या किया जाएगा, भारतीय जनता को स्वशासन यानी स्वयं का शासन, स्वशासन लागू करने का अधिकार। यानी उत्तरदायी सरकार की स्थापना की विशेषता, यानी उत्तरदायी सरकार की स्थापना का उद्देश्य, यानी उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, लेकिन इस उत्तरदायी सरकार की स्थापना का जो उद्देश्य है वो क्या है, भारतीय जनता को या भारतीय लोगों को स्वशासन लागू करने का अधिकार प्रदान करना, और जो स्वशासन की जो संस्थाएं थी उन संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार जो था वो भारतीय लोगों को प्रदान कर। 1919 के अधिनियम की या एक्ट की विशेषताएं। इन विशेषताओं के माध्यम से, यानी विशेषताओं के अंदर से परीक्षा में कुछ बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे प्रथम जो विशेषता है वह प्रांतों में क्या किया गया, दोहरा शासन को एक अलग नाम से जैसे द्वैध शासन, प्रांतों में क्या किया गया, दोहरा शासन के माध्यम से क्या किया गया, प्रांतों के जो विषय थे, जो प्रांतीय विषय थे, उन विषयों को क्या कर दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। क्या कर दिया गया, यानी प्रांतों के जो विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया। दो भाग कौन कौन से थे, पहला हस्तांतरित विषय, दूसरा सुरक्षित विषय। यानी प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांटना और उसके बाद क्या करना, हस्तांतरित विषय और सुरक्षित विषय, जो इसके दो भाग बना दिए गए थे। उन भागों में हम बात करेंगे हस्तांतरित विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते थे और इन विषयों का संचालन कौन करता था, और सुरक्षित विषयों का संचालन कौन करता था। सबसे पहले बात करेंगे हस्तांतरित विषय, जो प्रांतीय जो गवर्नर था, यानी ये सारे अधिकार, हस्तांतरित विषय के जो सारे अधिकार थे वो गवर्नर के पास होते थे, और गवर्नर यानी इन विषयों पर संचालन या इन विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए जो भारतीय मंत्री थे
भारतीय मंत्री इन भारतीय मंत्रियों की परामर्श लेकर इन विषयों का या इन विषयों में चर्चा या जो सुरक्षित विषय थे वो गवर्नर के पास होते थे, यानी गवर्नर के पास, यानी गवर्नर स्वयं इनका संचालन करता था और सुरक्षित विषय पर लेते। तो अब हम बात करें हस्तांतरित विषय में ऐसे कौन से विषय थे जिन पर गवर्नर भारतीय मंत्री की सहायता से यानी उन पर चर्चा करता था। सबसे पहले बात करेंगे विषय। पहला स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। दूसरा था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित। तीसरा था सार्वजनिक पीडब्ल्यूडी वाले सार्वजनिक निर्माण से संबंधित जो कार्य थे वो हस्तांतरित विषय के अंदर आते थे, यानी ये सारे जो विषय थे वो हस्तांतरित विषय में सम्मिलित थे। और दूसरा जो हमारा है वो सुरक्षित विषय, यानी सुरक्षित विषय में से कौन से विषय थे, जैसे पुलिस से संबंधित। पुलिस क्या करेगी, पुलिस शांति व्यवस्था से संबंधित, शांति व्यवस्था के बाद पुलिस क्या करेगी, उसको न्याय दिलाएगी, न्याय से संबंधित। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो उसको जेल में डाल देगी। यानी पुलिस यानी सुरक्षित विषय में गवर्नर के पास यानी अधीन या गवर्नर के अधीन होते थे वो उस यानी सुरक्षित विषय में ऐसे विषय थे जैसे पुलिस, शांति व्यवस्था, न्याय और जेल। इस प्रकार के जो विषय थे वो सुरक्षित विषय में थे। अब हम बात करेंगे यानी पहली जो विशेषता थी वो थी प्रांतों में क्या कर दिया, दोहरा शासन या द्वैध शासन लागू करना। यानी 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरा शासन लागू करना। और अगले जो यानी इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है 1935 का अधिनियम, उसमें क्या कर दिया गया, इस दोहरा शासन को प्रांतों से हटाकर केंद्र में लागू कर दिया था। तो आपको दोहरा शासन के बाद अगर कंटिन्यू आपको पढ़ना है तो आप 1935 वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देखें, क्योंकि 1919 के अधिनियम के बाद 1935 का आया था। उस 35 में दोहरा शासन को हटाकर यानी प्रांतों के दोहरा शासन को हटाकर केंद्र में लागू करना, जिसके बाद अलग अलग प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र में क्या कर दिया गया, केंद्र में द्विसदन विधायिका का गठन, यानी 1919 के एक्ट के माध्यम से या 1919 के अधिनियम के माध्यम से केंद्र में क्या कर दिया गया, द्विसदन यानी 2 सदन वाली विधायिका का गठन कर दिया गया या 2 सदन विधायिका का निर्माण कर दिया गया। उसमें 2 सदन कौन कौन से थे, एक तो राज्य परिषद और दूसरा था विधानसभा। राज्य परिषद था वो उच्च सदन और ये था निम्न सदन। तीसरी इसकी जो विशेषता थी, प्रांत तथा केंद्र में शक्ति का क्या कर दिया गया, विभाजन। शक्ति का विभाजन का मतलब है प्रांत और तथा केंद्र के जो शक्ति यानी उनमें किन क्षेत्रों तक उसकी शक्ति प्राप्त है या किन क्षेत्रों तक कौन कौन से विषयों तक उनकी शक्ति प्राप्त है। जैसे प्रांत को कौन कौन से ऐसे विषय थे जिसमें उसको यानी केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन कर दिया गया था इस विषयों के अंतर्गत। जैसे प्रांत को थे
स्थानीय स्वशासन, जिसमें प्रांत को दे दिए गए थे स्थानीय स्वशासन संबंधित सिंचाई, कृषि, जेल, आबकारी प्रबंध से संबंधित, स्वास्थ्य चिकित्सा से संबंधित, शिक्षा, पुलिस, जंगलात और सार्वजनिक निर्माण से संबंधित जो विषय थे वो प्रांतीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल कर दिए गए। और अब हम बात करेंगे यानी अब जो केंद्र को ऐसे कौन से यानी 1919 के एक्ट के माध्यम से केंद्र के पास कौन कौन से विषय थे जिन पर उसको कानून बनाने का अधिकार माध्यम से केंद्र के पास यानी विषय यानी शक्ति के विभाजन करने के कारण विषय उसको केंद्र को दे दिए गए थे। विदेश नीति से संबंधित और संचार व्यवस्था से संबंधित और रेलवे के प्रबंधन और संचालन करने के लिए और सार्वजनिक जो ऋण प्रदान करने के लिए वो भी केंद्र को पास, और जो लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जो IAS है, IPS है, IAS है, उन जो पदाधिकारी थे या नियुक्त होने वाले जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को नियुक्त करने का जो अधिकार था वो भी मुद्रा से संबंधित, रक्षा से संबंधित, जनगणना करने का अधिकार यानी और जो भारतीय रियासतों से संबंधित जो भी यानी अधिकार था वो केंद्र सरकार को 1919 के एक्ट के माध्यम से दे कर दिया गया। यानी भारतीयों को अगर भारत से बाहर यानी शिक्षा अर्जित करनी है, जैसे लंदन में उस समय लंदन जाने का जो विकल्प था, अगर आपको भारतीय युवाओं को लंदन में जाकर शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसके लिए ब्रिटेन में भारतीय लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक भारत उच्चायुक्त का गठन कर दिया गया। यानी ब्रिटेन में इसका प्रावधान जो था वो 1919 के एक्ट में किया गया। 1909 अधिनियम में सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी या पृथक जो निर्वाचन प्रणाली थी उसका उस समय उसको शुरुआत कर दिया गया था। यानी 1919 के एक्ट के माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1919 के अधिनियम में भी सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी उसका विस्तार कर दिया गया। जैसे यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार इस एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया गया, यानी भारतीय जो सिख थे सिखों को भी सिख यूरोपियन को ईसाई और गुण है। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का इसमें भी विस्तार कर दिया गया। इसमें क्या कर दिया गया, सिखों को भी दे दिया गया, यूरोपियन लोगों की और यूरोपियन लोगों को या यूरोपियन जो भी व्यक्ति थे उनको भी, और भारतीय जो ईसाई थे यानी भारत आकर उन्होंने यानी पहले उनका धर्म हिंदू था लेकिन भारत में उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के प्रभाव के कारण भारतीय या ईसाई धर्म को अपना लिया गया था और भारतीय ईसाई कहलाए और एंग्लो इंडियन थे। उन व्यक्तियों के द्वारा या उन व्यक्तियों को इस अधिनियम के माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का यानी सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया, क्योंकि उनके अल्पसंख्यक जनसंख्या अनुपात के माध्यम से उनको यानी अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए उनको पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। और अंतर्गत यानी ऐसे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई भी एक द्वैध शासन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया, सबसे पहला प्रश्न बनता है। और दूसरा प्रश्न इसी में से बनता है यानी किस अधिनियम के माध्यम से
यानी दूसरा प्रश्न बनता है द्वैध शासन के अंतर्गत यानी प्रांतों के विषयों का विभाजन। यानी पहला प्रश्न बन गया प्रांतों के विषयों का विभाजन, यानी प्रांतों में जो विषयों का विभाजन किया गया था वो किस एक्ट के माध्यम से किया गया था या किस एक्ट में इसका उल्लेख कर दिया गया था। और जो प्रांतों के विषय थे या विषय थे उन विषयों का विभाजन कितने भागों में कर दिया गया। 3 प्रश्न बन गए। तीसरा प्रश्न और यानी तीसरा प्रश्न बनता है सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदन वाली विधायिका का गठन का जो प्रावधान था वो किस अधिनियम में किया गया था। यानी 2 सदन वाली जो विधायिका थी यानी केंद्र में, तो उस 2 सदन वाली विधायिका जो प्रावधान था वो किस अधिनियम में किया गया था। तीसरा यानी टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। यानी तीसरा प्रश्न वैसे तो इसमें भी यानी द्वैध शासन का इसमें 1 प्रश्न बना और इस लाइन में 2 प्रश्न बने हैं, कितने भागों में विभाजन कर दिया गया। तो अब तीसरा प्रश्न बना यानी सर्वप्रथम केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, यानी द्विसदन वाली सर्वप्रथम केंद्र में पहली बार यानी केंद्र में पहली बार द्विसदन वाली विधायिका का गठन कर दिया गया, उसका जो उल्लेख था वो किस एक्ट में किया गया। इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है। और आपको कुछ सुमेलित वाले प्रश्न दे देंगे यानी 1919 के अधिनियम के माध्यम से। तो आपको पूछेंगे एक तरफ प्रांतीय विषय दे देंगे, एक तरफ जो केंद्रीय विषय दें उनको दे देंगे, उनको आपको सुमेलित करने के लिए बोलेंगे। तो इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है। और जो चौथा है प्रश्न है यानी भारतीयों को यानी भारत प्रदेश से या भारतीयों को बाहर शिक्षा अर्जित करने के लिए जो भारतीय उच्चायुक्त भारतीय उच्चायुक्त का जो प्रावधान था यानी भारतीय उच्चायुक्त जो संस्था थी या भारतीय उच्चायुक्त संघ का जो प्रावधान था वो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। या भारतीयों को बाहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए या उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए या समस्याओं को सुलझाने के लिए शिक्षा से संबंधित एक भारतीय उच्चायुक्त का गठन कर दिया गया। शक्तियों का क्या कर दिया गया विभाजन। यानी किस एक्ट के माध्यम से शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन मतलब विषयों का विभाजन या उनके क्षेत्राधिकार का विभाजन किन किन के मध्य, केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन था। यानी शक्तियों का जो विभाजन था यानी शक्तियों का जो विभाजन कर दिया गया था वो किस एक्ट के माध्यम से कर दिया। यानी केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का विभाजन यानी किस अधिनियम के माध्यम से किया गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस एक्ट के माध्यम से। 1919 के अधिनियम के माध्यम से हमने इन प्रश्नों का यानी विशेषताओं के बारे में बात की और प्रश्न भी हमने बनाए हैं अपनी तरफ से, कोशिश करके अपनी जानकारी प्रदान करने के लिए, पूरी तरह से समझाने के लिए हमने इन प्रश्नों का सहारा लिया है। इन प्रश्नों के माध्यम से आपको और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है जिससे आपको सरल तरीके से समझ में आ सके। विशेषताओं के बारे में हमने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना वीडियो को, और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। विशेषता पढ़ ली और इन विशेषताओं से संबंधित प्रश्न भी पढ़ लिए। अब जो बात करेंगे इस अधिनियम की आलोचना क्यों गई, सबसे पहला जो बिंदु है वो है द्वैध शासन। द्वैध शासन। दूसरा है शक्तियों का विभाजन।
तीसरा है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इन्हें द्वैध शासन के माध्यम से भी इसकी आलोचना की जाती है और शक्तियों के विभाजन कर दिया गया उसके आधार पर भी, और सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली को भी इस एक्ट में अपनाया गया था फिर से, उसके आधार पर भी आलोचना की जाती है।